सामान्य वर्ग को आरक्षण के बाद अब छोटे कारोबारियों के लिए बड़े राहत पैकेज की तैयारी चल रही है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सरकार छोटे कारोबारियों के लिए जल्द ही सस्ते ब्याज पर लोन देने और मुफ्त बीमा जैसी सुविधाओं का ऐलान कर सकती है। इस खबर की सारी डिटेल्स लेकर इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लक्ष्मण, बड़ी खबर, इस राहत पैकेज के तहत सबसे बड़ा प्रस्ताव क्या नजर आ रहा है जो इन कारोबारियों के लिए लेकर आया जा रहा है? प्रस्ताव के तहत जो बड़ी राहत देने की तैयारी है उनमें से एक राहत तो यह है कि छोटे कारोबारियों को सस्ते ब्याज दर पर कर्ज मुहैया कराया जाए। सस्ते ब्याज दर का मतलब ये हो सकता है कि 2% ब्याज में सरकार रियायत दे सकती है। अगर वो कारोबारी महिला कारोबारी है तो ये रियायत और ज़्यादा बढ़ाई जा सकती है। ये रियायत काफ़ी हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि उस कारोबारी का टर्नओवर कितना है। लेकिन एक शर्त इसमें साथ में जोड़ी जा सकती है, वो ये कि उस कारोबारी का जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड होना ज़रूरी होगा। दूसरी राहत जो दी जा सकती है वो ये है कि जितने भी छोटे कारोबारी हैं उनको मुफ्त में दुर्घटना बीमा की सुविधा दी जाए। ये दुर्घटना बीमा की अधिकतम रकम 5 लाख से 10 लाख रुपए तक हो सकती है और बीमा की अधिकतम रकम भी कारोबारी के टर्नओवर के हिसाब से तय की जा सकती है। और एक तीसरी बड़ी राहत यह है कि इनको वृद्धावस्था पेंशन यानी ओल्ड एज पेंशन की सुविधा मुहैया कराया जाए। इस प्रस्ताव को भी इसमें शामिल किया जा सकता है और इस ओल्ड एज पेंशन की सुविधा मुहैया कराने के लिए एक ट्रेड वेलफेयर बोर्ड बनाया जा सकता है। ये बोर्ड सरकार और कारोबारियों के बीच एक बेहतर रिश्ता कायम करने की भूमिका भी निभाएगा। तो सामाजिक सुरक्षा, साथ ही में आपने कहा कि दुर्घटना बीमा और रियायती दर पर ब्याज दर हो सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी क्या और भी इस लिस्ट में कुछ ऐसे कदम हमें नजर आएंगे? जो अन्य राहत है उसमें यह शामिल किया जा सकता है कि अगर छोटा कारोबारी डिजिटल ट्रांजैक्शन के जरिए लेन देन करता है तो जो भी बैंक चार्जेस लगते हैं उस बैंक चार्जेस से उन्हें छुटकारा दिया जाए। ये छुटकारा 2 साल तक के लिए या फिर तय समय सीमा के लिए दिया जा सकता है। और डिजिटल ट्रांजैक्शन के जरिए अगर वो रुपे कार्ड, भीम ऐप के जरिए डिजिटल ट्रांजैक्शन करता है तभी ये छुटकारा मिले, ये शर्त जोड़ी जा सकती है। इसके अलावा राहत प्रस्ताव में एक और महत्वपूर्ण बात ये कही जा सकती है कि 59 मिनट के भीतर लोन देने की योजना जो सरकार ने शुरू की थी उस योजना को ज़्यादा तत्परता से लागू किया जाए। इसके लिए बैंकों को सख्त निर्देश दिए जा सकते हैं। और एक और बात कि छोटे कारोबारियों को इंस्पेक्टर राज से छुटकारा दिया जाए, इसके लिए खास इंतजाम किए जा सकते हैं। मसलन अगर इंस्पेक्टर किसी निरीक्षण के लिए जाता है किसी छोटे कारोबारी के यहाँ तो तय समय सीमा के भीतर उसको अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी और किस आधार पर उसके पास गया निरीक्षण करने, इसके भी पुख्ता सबूत उसे सौंपने होंगे। ये सारे जो प्रस्ताव हैं उन सारे प्रस्तावों पर संबंधित मंत्रालयों की भी चर्चा हो चुकी है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री कार्यालय, वित्त मंत्रालय और उद्योग मंत्रालय के बीच चर्चा हो चुकी है और जल्द ही इसका औपचारिक ऐलान किया जा सकता है। धन्यवाद लक्ष्मण। तो लक्ष्मण रॉय लेकर आए थे एक्सक्लूसिव जानकारी कि छोटे कारोबारियों के लिए एक प्रस्ताव जारी किया जा सकता है जिसमें सस्ती दर में उन्हें लोन मिल सकती है। दुर्घटना बीमा जैसी और भी चीजों का ऐलान हम देखेंगे सरकार से होते हुए। मोदी सरकार चुनाव से पहले वोटरों को लुभाने के लिए कई ऐसे ऐलान करते हुए नजर आ रही है और आज आवाज अड्डा में हम आपसे यही पूछ रहे हैं कि क्या चुनाव से पहले बड़े ऐलानों का मोदी सरकार को फायदा होगा? आप हमारे ट्विटर हैंडल @CNBC_आवाज पर जाकर अपनी राय शेयर कर सकते हैं। आपको क्या लगता है जो बड़े बड़े ऐलान हम सुन रहे हैं इससे मोदी सरकार को फायदा मिलेगा? चुनावी साल में रोजगार के मुद्दे पर बुरी खबर है। देश में बेरोजगारी का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। लेबर ब्यूरो के ताजा सर्वे के मुताबिक बेरोजगारी ने पिछले 4 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और डिटेल्स के लिए दीपाली नंदा जुड़ रही हैं। दीपाली, लेबर ब्यूरो के जो आंकड़े हैं इनके मुताबिक अभी बेरोजगारी के क्या हाल है? सर्वे में और क्या बात निकल कर आ रही है? देखिए, 2014 में जब मोदी सरकार सत्ता में आई थी तो देश के युवा से सबसे बड़ा वादा सरकार ने किया था कि जल्द ही उनको रोजगार दिया जाएगा, बेरोजगारी की समस्या पूरी तरह खत्म हो जाएगी। करीब करीब 5 साल पूरे करने जा रही है मोदी सरकार और जो उसी के मंत्रालय, श्रम मंत्रालय के तहत आने वाली संस्था है लेबर ब्यूरो, उसका जो हाल ही में सर्वे आया है वो काफ़ी चौंकाने वाला है। सर्वे के मुताबिक जो बेरोजगारी की दर है वो पिछले 4 सालों में इस वक्त सबसे उच्चतम स्थान पर पहुँच गई है, यानी कि 3.9
अब 9% अनएम्प्लॉयमेंट रेट दर्ज किया गया है। वहीं अगर हम 2015-16 की बात करें तो ये दर 3.7% थी और वहीं 2013-14 में ये 3.4% रही है। जो बड़ी वजह बताई जा रही है वो ये नोटबंदी को बताया जा रहा है। माना जा रहा है कि जिस तरह से हमने देखा कि जो छटनी का सिलसिला नोटबंदी के दौरान शुरू हुआ, जो अब तक चल रहा है, हर एक बड़े सेक्टर में युवाओं को रोजगार खोना पड़ा, उसी का ही नतीजा है कि जो बेरोजगारी की दर है वो इतने ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है। हाल ही में हम देख रहे हैं कि जो जैगवार और लैंड रोवर जैसी कंपनियां हैं उन्होंने एक सूची तैयार कर ली है कि 4500 लोगों की छटनी की जाएगी। वहीं जेट एतिहाद एयरलाइन भी 50 पायलट को निकालने की योजना बना रही है। तो बड़ी वजह एक नोटबंदी को माना जा रहा है। अगर हम एक कंपैरिजन करें यूपीए सरकार का मोदी सरकार के साथ, तो 2012-13 में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट थी वो करीब 4% थी और मोदी सरकार भी अब उसी आंकड़े को छूती हुई दिखाई दे रही है। धन्यवाद दीपाली इस बातचीत के लिए। जॉनसन एंड जॉनसन पीड़ितों को मुआवजा मिलने का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजे को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई पूरी कर ली है और मुआवजे से जुड़े मामले में सरकार के काम को संतोषजनक पाया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक मुआवजा देने की कार्रवाई बिना किसी रुकावट से हो सकेगी। इस खबर पर और डिटेल देने के लिए प्रतीक श्रीवास्तव मेरे साथ हैं। प्रतीक, बताइए क्या है पूरे डिटेल्स आपके पास अभी? देखिए, जॉनसन एंड जॉनसन मामले को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी और उसमें सवाल उठाया गया था कि जिस तरीके से फॉर्मूला डिसाइड किया गया है उसमें पक्षों की राय नहीं ली गई है, तो इस याचिका पर अब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो सुनवाई है वो पूरी कर ली है और जो सरकार का कामकाज था फॉर्मूला डिसाइड करने को लेकर उसे संतोषजनक पाया है और उसे आगे बढ़ने के लिए कहा है। इस फैसले के बाद जब हमने स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों से बातचीत की तो उनका साफ तौर पर यह कहना था कि पूरी प्रक्रिया जो है अब वो तेजी से आगे बढ़ेगी, यानी कि जो मुआवजा डिसाइड किया गया था जिसके तहत 1,22,00,000 का अधिकतम मुआवजा और 30 लाख का न्यूनतम मुआवजा जो पीड़ित थे जॉनसन जॉनसन हिप इम्प्लांट के उनको मिलना था, तो अब उनको वो तेजी से मिल सकेगा। आपको बता दें कि अमेरिका की जो दिग्गज फार्मा कंपनी है जॉनसन जॉनसन, उसने 2005 में एक हिप इम्प्लांट लॉन्च किया था और उसके बाद से जिस तरीके से मरीजों को हिप इम्प्लांट्स लगे उनको लगातार तकलीफों का सामना करना पड़ा। 250 से अधिक ऐसे मरीज हैं जिनकी रिवीजन सर्जरी हुई, दोबारा सर्जरी करानी पड़ी। 4000 से अधिक मरीजों को लगा था और इन सभी मरीजों को अब तक मुआवजा नहीं मिल पाया है। तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब सरकार का मानना है कि जो मुआवजा देने की प्रक्रिया है वो तेजी से आगे बढ़ेगी। जी धन्यवाद प्रतीक। तो अब जे के जितने भी विक्टिम हैं उन्हें राहत की सांस लेनी चाहिए। बाजार की अब बात करेंगे। आज बिकवाली जारी रही है। हफ्ते की क्लोजिंग लाल निशान में हुई। सेंसेक्स करीब 97 अंकों की गिरावट लेकर बंद हुआ है, जबकि निफ्टी 1/4% की गिरावट के साथ 10,800 के अहम स्तर के नीचे फिसला। बैंक निफ्टी 75 पॉइंट टूटकर 27,450 के करीब पहुंचा। मिड कैप शेयरों में भी बिकवाली ही हावी रही। यहां इंडेक्स करीब 35 अंक कमजोर बंद हुआ है। टीसीएस, इंडसइंड बैंक और एल&टी ने आज बाजार पर दबाव बनाने का काम किया। सीएनबीसी आवाज की 14वीं वर्षगांठ पर हम लगातार दिग्गजों से बात कर रहे हैं और बाजार के दिग्गजों ने आज हमसे खास बातचीत में बताया कि बाजार को लेकर क्या चिंताएं हैं और आगे बाजार की चाल कैसी रहेगी। साथ ही इस चुनावी साल में किन सेक्टर्स में कमाई का मौका है। ये साल थोड़ा सा वॉलेटिलिटी रहेगा यहाँ से लेके इलेक्शन तक, लेकिन मुझे लग रहा है कि पिछले साल से ज़्यादा अच्छा रहेगा और हो सकता है कि इंडेक्स में करीबन 20% की बढ़ोतरी हो जाए साल के अंत तक। आने वाले समय में हम देखेंगे तो काफ़ी जो वरी पॉइंट थी वो थोड़े थोड़े सेटल हो रहे, चाहे वो ऑयल प्राइस को लेके हो, चाहे वो इन्फ्लेशन को लेके हो, चाहे वो जो सिस्टमिक इशू को लेके हो, धीरे धीरे सेटल हो रहे हैं। और खाली एक बड़ी अनिश्चितता जो है वो है पॉलिटिकल सिचुएशन को लेके कि भाई इलेक्शन आएंगे, बहुत बड़ा इवेंट है, तो इसका क्या इम्पैक्ट बनेगा। उसकी वजह से मार्केट शायद थोड़ा शॉर्ट टर्म में नर्वस रहे, पर मुझे लगता है कि लोकल सिचुएशन देखेंगे तो ये थोड़ी बेहतर हो रही है, पर बाहर की सिचुएशन देखेंगे, वैश्विक बाज़ारों की सिचुएशन देखेंगे तो मुझे लगता है वो आज के दिन में बहुत अच्छी नहीं है और उसका कैसे इम्पैक्ट होगा, उसका क्या पॉलिसी रिस्पॉन्स होगा, वो काफ़ी वोलेटिलिटी लाने वाला रहेगा। तो मुझे लगता है निवेशकों को अगले 5 से 6 महीने थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। जनरली पसंद है फाइनेंशियल्स बट नॉट स्टेट ओन्ड बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज एंड 2-3 NBFCs
and then we like consumer. कंज्यूमर को हम ब्रॉडली डिफाइन करते हैं. कंज्यूमर डज नॉट मीन ओनली कंज्यूमर स्टेपल्स बट कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल. इवन ऑटो को हम कंज्यूमर कहते हैं, मीडिया को कंज्यूमर कहते हैं. कमजोर नतीजों के चलते टीसीएस के शेयर में आज 2.5% की गिरावट देखने को मिली. दरअसल कंपनी के नतीजों ने बाजार का मूड बिगाड़ने का काम भी किया. तीसरी तिमाही में टीसीएस की मार्जिन तो कमजोर रही हैं, लेकिन बीएफएसआई में भी प्रदर्शन ने निराश किया है. बाजार को कंपनी के नतीजे क्यों पसंद नहीं आए और इस पर ब्रोकरेजेस का आज क्या व्यू बना, ये बताने के लिए मेरे साथ जुड़े आशीष वर्मा और हर्षदा सावंत. आशीष, पहले आपके पास आज टीसीएस को हमने देखा बाजार में काफी दबाव के साथ भर कारोबार करता रहा. नतीजों से लेकर अब चिंताएं बढ़ती हुई टीसीएस के लिए. देखिए, टीसीएस के जब कल शाम को नंबर्स आए तो एक ही ठीक ठाक चीज थी, वो थी इनकी कांस्टेंट करेंसी में जो ग्रोथ थी. हम उम्मीद कर रहे थे 1.7 से 2% के बीच में होगी. उस बैंड के लोअर एंड पे आई 1.8%. फिर भी उम्मीद पे खरी उतरी. पर ये जो उम्मीद पे खरी उतर पाई है उसके पीछे इनको अपने मार्जिन सैक्रिफाइस करने पड़े हैं. ऑपरेशनल परफॉर्मेंस बहुत खराब हुई है इस कंपनी की, ये दिक्कत की बात. और ध्यान रखें, मार्जिन जब हम उम्मीद कर रहे थे कि हल्के सुधार दिखाएंगे, 20 बेसिस पॉइंट ऊपर जाएंगे, मार्जिन दरअसल 90 बेसिस पॉइंट यानी कि ऑलमोस्ट 1% का दबाव, वो भी तब जब रुपया औसतन पिछली तिमाही से इस तिमाही में कमजोर होता हुआ नजर आया, जिसका आईटी कंपनीज को फायदा मिलता है. अगर वो फायदा ना मिला होता तो मार्जिन में और तगड़ा कट आता हुआ आप देखते. सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो गई है, बीएफएसआई, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, 1/3 रेवेन्यूज वहां से आते हैं और वहीं पे इबिट में तिमाही दर तिमाही 4.5% का दबाव देखने को मिल रहा है. और मैनेजमेंट खुद कह रहा है यूके का जो बीएफएसआई है उसमें नरमी पड़ रही है. कॉशियस स्पेंडिंग देखने को मिल रही है यूके में, कॉन्टिनेंटल यूरोप में. और वो खुद कह रहे हैं कि क्लाइंट्स ब्रेक्जिट कैसे शेप अप होगा उसके लिए अब इंतजार कर रहे हैं. अब ऐसे में मैनेजमेंट की कमेंट्री कहती है कि अगर मैक्रोज को हटा दें तो शायद हम डबल डिजिट ग्रोथ क्लॉक करेंगे. पर मैक्रोज हटाएं कैसे, क्योंकि हमारे सामने है ग्लोबल स्लोडाउन, टैरिफ वॉर, ब्रेक्जिट की चिंताएं, और अब ये जो कह रहे हैं कि क्लाइंट्स अपनी स्पेंडिंग रोक रहे हैं, धीमी कर रहे हैं. ऐसे में डर लग गया है कि ये डबल डिजिट ग्रोथ भी ये कंपनी क्लॉक कर पाएगी या नहीं. साथ साथ ध्यान रखें, इस कमजोर परफॉर्मेंस के बाद मार्जिन्स में कट के बाद पूरे साल के मार्जिन्स एक्सपेक्टेड है कि रिड्यूस होते हुए नजर आएंगे. आसान शब्दों में ईपीएस पे हिट होगा. तो ये कंपनी तो ऑलरेडी इन्फोसिस के मुकाबले 25-30% प्रीमियम पे ट्रेड कर रही थी और इन्हीं भाव पे ट्रेड करती रही, तो डिस्काउंटिंग और बढ़ती हुई आपको नजर आएगी इन्फोसिस की. तो इसीलिए रिस्क रिवॉर्ड भी अब टीसीएस के फेवर से इन्फोसिस की तरफ शिफ्ट हो रहा है. और ये सब मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो टीसीएस के अगेंस्ट में इस समय जा रहे हैं. तो नतीजे तो कमजोर ही दिखे और कई फ्रंट्स पे निराशा हाथ लगी है. हर्षदा भी हमारे साथ है. हर्षदा, ब्रोकरेजेस की टीसीएस पर अभी क्या राय बनती हुई? तमाम ब्रोकरेजेस, चाहे वो विदेशी संस्थागत निवेशक वाले ब्रोकरेज हाउसेस हो या फिर भारतीय ब्रोकरेजेस, उन सबको लगता है कि अब यहां से टीसीएस में वो दमखम नहीं रहा है कि आपके लिए उतने बेहतर रिटर्न्स देखने को मिले जितने पहले उम्मीद की जा रही थी. विदेशी ब्रोकरेजेस की राय से शुरुआत करते हैं. यहां पर देखिए, सीएलएसए की पहली रिपोर्ट आई जहां पर उन्होंने टारगेट घटाया. 2500 पहला टारगेट था, नया टारगेट है 2460 का. मार्जिन मिस है, ये एक बहुत बड़ी उन्होंने स्टेटमेंट की है. साथ ही साथ मक्वायरी ने कहा है कि यहां पर इनका टारगेट है 2300 के नीचे का. 2291 का नया टारगेट, जो पहला टारगेट था वो 2345 का था. यही नहीं, सिटी ने भी अपने टारगेट्स को कम किया है. नया लक्ष्य. माफ कीजिए हर्षदा, आपको रोकना पड़ेगा. इन्फोसिस के नतीजे आ गए हैं. मेरे साथ आशीष जुड़े हुए हैं. आशीष, नतीजों की हाइलाइट्स बताइए. देखिए, अब तक जो नंबर्स आए 21,400 करोड़ रुपए पे इस कंपनी की पहुंचती हुई. हमारी उम्मीद थी 21,100 की, तो उम्मीद से बेहतर आय का परफॉर्मेंस तो है. 2.4% आय में इंप्रूवमेंट एक्सपेक्टेड था, 3.8% का इंप्रूवमेंट आया है. पर दिक्कत यहां पर भी है मुनाफे का प्रदर्शन. वो आपकी स्क्रीन पर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे मुनाफा तिमाही दर तिमाही फ्लैट रहेगा. 4,115 करोड़ रुपए की हमारी उम्मीद थी. मुनाफा आया है 3,609 करोड़ रुपए पे, तो उम्मीद से कहीं कम मुनाफा देखने को मिल रहा है. इनफैक्ट हम फ्लैट मुनाफे की बात कर रहे थे, मुनाफा 12% तिमाही दर तिमाही कम होता हुआ. बड़ी खबर, बायबैक 8,260 करोड़ रुपए का इस कंपनी ने मंजूर करा है. तो ध्यान रखें, सबसे इंपॉर्टेंट तो बाजार कैपिटल एलोकेशन पॉलिसी का इंतजार कर रहा था, यानी कि जो रकम पड़ी है $5 बिलियन की, उसे डिस्ट्रीब्यूट करना था.
तो या तो बायबैक होगा या स्पेशल डिविडेंड होगा। 8,260 करोड़ रुपए का बायबैक पहले तो आपकी स्क्रीन पर, और 4 रुपए का स्पेशल डिविडेंड का अनाउंसमेंट आता हुआ। बायबैक की डिटेल्स, 800 रुपए पर शेयर मैक्स तक ये कंपनी बायबैक करेगी। 800 रुपए पर शेयर मैक्स, यानी कि ये ओपन मार्केट ऑपरेशन है कि टेंडर बायबैक है, दोनों फर्क होते हैं, ध्यान रखें। तो उस क्लैरिटी का वेट करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं वापस जरा नतीजों पे जाना चाहूंगा, क्योंकि नतीजों में मुनाफे का आंकड़ा चिंताजनक है। कंपनी के मार्जिन 20.46 पर आते हुए ये तो तगड़ा कट है। हमारी उम्मीद थी कि मार्जिन फ्लैट रहेंगे, 10-20 बेसिस पॉइंट का शायद दबाव देखने को मिले, और उम्मीद से कहीं कमजोर 23.24% से मार्जिन घटकर 20.5% पे पहुंचते हुए ये ऑपरेशनल परफॉर्मेंस वाकई बहुत खराब है। इससे पहले टीसीएस के आंकड़े हम सुबह से हाईलाइट कर रहे हैं कि उसमें ऑपरेशनल परफॉर्मेंस में दबाव था। टीसीएस के लिए दिक्कत थी कि जो एक्स्ट्रा धंधा आ रहा है वो एट अ कॉस्ट आ रहा है, एम्प्लॉय इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है, क्योंकि एम्प्लॉय रिटेन करने की भी जरूरत पड़ रही है इस समय कंपनीज को, उसका खामियाजा इस कंपनी ने भुगता है। अच्छा, गाइडेंस की बात, 6 से 8% आपको याद होगा कांस्टेंट करेंसी में पूरे साल की ग्रोथ की गाइडेंस की बात थी, वो सिग्निफिकेंटली अपटिक है उसमें। ये बाजार उम्मीद से कहीं बेहतर है, क्योंकि मैं आपसे सुबह से कह रहा था कई सारी ब्रोकरेजेस डिवाइडेड हैं, लेकिन सबसे बढ़िया आंकड़ा था नोमुरा का, वो कह रहे थे 7.5 से 8.5% की गाइडेंस से कंपनी करेगी, और यहां पे देखिए आपकी स्क्रीन पर आ गया है, गाइडेंस 8.5 से 9% इस कंपनी ने कर दी है। तो 6 से 8 के मुकाबले 8.5 से 9% की गाइडेंस, और मार्जिन का परफॉर्मेंस 22 से 24% मेंटेन करा है। ये एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन गाइडेंस अच्छा है, पर गाइडेंस ध्यान रखिए बहुत कंजर्वेटिव था इन्फोसिस के केस में। 6 महीने का जो प्रदर्शन आया था, उसके बाद ये कंपनी अगर अगले 2 क्वार्टर्स में नो ग्रोथ क्वार्टर्स भी होते तो आसानी से गाइडेंस अचीव कर लेती। इस तरह की गाइडेंस, इतनी कंजर्वेटिव गाइडेंस थी, इसलिए स्ट्रीट मान रहा था कि शायद गाइडेंस कुछ बढ़ा दी जाएगी। तो 8.5 से 9% की गाइडेंस करती हुई अब तक क्या आया, एक एक करके बताता हूं आपको क्विकली, उसके बाद एक्सपर्ट्स के पास जाने का समय आएगा। पहले तो नतीजे, आय का परफॉर्मेंस उम्मीद के मुताबिक मान लीजिए, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उतनी ही आय में ट्रैक्शन है, थोड़ा सा बेहतर हो गया है, पर दिक्कत तो मैं आय इनलाइन कहूंगा, जैसे टीसीएस की कही थी। मार्जिन पे तगड़ा कॉन्ट्रैक्शन इस कंपनी के देखने को मिल रहा है। हम उम्मीद कर रहे थे 23.7% के मार्जिन 23.5 23.6 पे आएंगे, मिनिमल टिक देखना पड़ेगा नीचे की तरफ, 10-20 बेसिस पॉइंट का मार्जिन। यहां पे 20.46 के 320 बेसिस पॉइंट्स कह लीजिए दबाव देखने को मिल रहा है मार्जिन पे तिमाही दर तिमाही। ये बहुत तगड़ा प्रेशर है, और इसके चलते जो मुनाफे का आंकड़ा फ्लैट एक्सपेक्टेड था, मुनाफा 12% तिमाही दर तिमाही कमजोर हो गया है। तो Q3 का परफॉर्मेंस खराब। दूसरी चीज गाइडेंस उम्मीद से बेहतर इंप्रूव करी है, पर मेरे ख्याल से स्ट्रीट को पता था कि गाइडेंस इंप्रूव करेंगे, क्योंकि बहुत कंजर्वेटिवली गाइड कर रखा था 6 से 8%, अब उसे बढ़ाकर 8.5 से 9% की गाइडेंस, यानी कि टीसीएस इन्फोसिस सिंगल डिजिट में ग्रो करेगी, लेकिन हायर सिंगल डिजिट होगा, 9% के आसपास तक का आंकड़ा होगा। कैपिटल एलोकेशन पॉलिसी का इंतजार था, बायबैक और स्पेशल डिविडेंड दोनों आ गए। बायबैक आया 8,260 करोड़ रुपए का, और 4 रुपए का इस कंपनी ने स्पेशल डिविडेंड की घोषणा करी है। इंडिया इन्फ्लुएंस के संजीव भसीन, मार्केट एक्सपर्ट प्रकाश दीवान, दोनों जुड़ते हुए। भसीन साहब, नंबर्स कैसे लगे? पहले तो मैं सिर्फ Q3 के परफॉर्मेंस पे फोकस करूंगा। डिसअपॉइंटेड? नहीं, मेरे ख्याल से प्रकाश दीवान जुड़े हुए हैं। दीवान सर, ये आंकड़े मैं पढ़ रहा था इसीलिए कि आप फोन लाइन पे जुड़े हैं, तो आप भी अगर कहीं बाहर हैं तो सुन लें। हाँ, मुझे बताएं। सुन लिए मैंने। अरे वाह, तो ये Q3 का परफॉर्मेंस, खास तौर पे मार्जिन्स, कितना बड़ा डिसअपॉइंटमेंट सर? अब तो ये डिसअपॉइंटमेंट सारे सेक्टर का हो गया। पहले तो टीसीएस का था, हाँ, और अब इन्फोसिस ने किया। तो अब जो आज जो थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग देखी थी हमने लास्ट आधे 1-1 घंटे में आईटी कंपनीज में, वो अब वो रिवर्स हो जाएगी। कल वापस शॉर्ट्स उसमें बिल्ड होने लगे, खासकर सबकी पिटाई होगी। मतलब अव्वल नंबर का जो स्टूडेंट है और सेकंड नंबर का, दोनों ने अगर इस टाइप के मार्क्स लाए हैं तो बाकी का हाल आप समझ ही सकते हैं। तो ये एक तो मार्जिन का वो हुआ। ये जो तो मैं पहले मार्जिन पे, आप दूसरे पे आऊंगा सर। ये जो मार्जिन पे इतना तगड़ा कॉन्ट्रैक्शन है, टीसीएस ने डिसअपॉइंट करा था, इन्फोसिस ने तो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट कर दिया। 3%, 3.25% के आसपास का कॉन्ट्रैक्शन, ये तो किसी ने एंटिसिपेट नहीं करा था। ये क्या क्लियर कट इंडिकेशन दे रहा है मुझे कि जो धंधा आ रहा है, जो ग्रोथ लानी पड़ रही है, वो सिग्निफिकेंट कॉस्ट पे आ रही है? नहीं, वो तो है ही आशी, वो तो बिल्कुल है, क्योंकि जो जिस टाइप की बिजनेस प्रोफाइल अब चेंज हुई है, तो ये जो सब कॉन्ट्रैक्टिंग होता है, तो आपके पास सब कॉन्ट्रैक्टिंग में एक लेवल कम हो जाता है मार्जिन का। बट इसमें जो मार ज्यादा पड़ने का कारण मुझे समझ आया है
वो ये कि इन्फोसिस पिछले 6 महीने से बहुत एग्रेसिव है न्यू क्लाइंट विंस के लिए, जो नए क्लाइंट इनको जो जोड़ने हैं। अब उसमें होता ये है कि आप जो HCL टेक ने 2 साल पहले किया था कि आप मार्जिन को एक तरफ रख के पहले तो रेवेन्यू लाते हैं, रेवेन्यू की गाइडेंस मीट करते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि इसमें से कैसे छटाई की जाए और प्रॉफिटेबल बिजनेस को रिटेन किया जाए। तो इन्फोसिस अभी उस स्टेज पे है और उस चक्कर में मार्जिन डेफिनेटली कॉन्ट्रैक्ट होंगे क्योंकि नए बिजनेस के लिए वो कंपेटिटिव होना चाहते हैं। ठीक बात, तो मैं उस पर लौटूंगा। इस बीच संजीव भसीन सर जुड़ते हुए। भसीन सर, पहले हम लोग को Q3 की परफॉर्मेंस, क्योंकि कई सारे आइटम है हमारे पास, गाइडेंस पे बात करनी है, कैपिटल एलोकेशन पॉलिसी पे बात करनी है, लेकिन सबसे पहला रिएक्शन Q3 के परफॉर्मेंस पे, ये मार्जिन्स में बहुत तगड़ा कॉन्ट्रैक्शन आया है। डिसअपॉइंटेड है जिस तरह का Q3 इन्फोसिस डिलीवर करा है सर? बहुत डिसअपॉइंटेड है। ये थोड़ी कि आप बिजनेस के लिए मार्जिन को सैक्रिफाइस करो, वेरी नेगेटिव नंबर, और आई थिंक स्ट्रीट विल नॉट लाइक इट। और ये एविडेंट है, इसलिए इन्वेस्टर को बहलाने के लिए उन्होंने एक बायबैक वगैरह दिया है। बट वो बता रहा है कि आगे की ग्रोथ बड़ी मुश्किल लग रही है क्योंकि क्लियर कोई गाइडेंस नहीं है। व्हाई हैव यू कम आउट विद यू आर यूजिंग सो मच ऑफ कैश? तो आई थिंक नेगेटिव माना जाएगा एंड हमने ये व्यू रखा है, बी वेरी कॉशियस ऑन IT स्टॉक्स इन 2019। बी वेरी कॉशियस। और जो प्रकाश कह रहे थे, इन्वेस्टमेंट जो कर रही है, एट्रिशन ध्यान रखें इन्फोसिस का बहुत हाई है, तो उसको कर्व करने की कोशिश थी। ये कंपनी लगातार डिजिटल में इन्वेस्टमेंट्स कर रही है, तो इन सब का भी खामियाजा इस कंपनी को भुगतना पड़ा है। अदर देन जो TCS में भी देखने को मिला था, धंधा रिटेन करने के लिए जो मार्जिन सैक्रिफाइस करने पड़ रहे हैं, तो इन्फोसिस पे उस लिहाज से दोहरी मार पड़ती हुई। प्रकाश, आप कुछ दूसरा पॉइंट हाईलाइट कर रहे थे, कौन सा था वो? ये था कि इन्फोसिस ने गाइडेंस जो बढ़ाई है, ये थोड़ी सी एक जिसको कहते हैं ना कि कॉम्पेंसेट करने के लिए कि मार्जिन तो हमारा घटा लेकिन देखो गाइडेंस बढ़ गई। वो इस लिहाज से है कि पिछली बार जो गाइडेंस थी वो तो उम्मीद से कहीं नीचे बोल के चले गए थे। जो एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट इन्होंने किया कि भाई गाइडेंस को हम बहुत मॉडरेट एक उसमें बताया कि बढ़ेगी, वो तो बढ़नी ही थी। और पिछली बार भी वो इंडिकेशन उसमें हो गया था कि रेवेन्यू की वो नहीं है चिंता, रेवेन्यू की नहीं आएगी IT कंपनी को और खास करके दिग्गजों को। मेरी चिंता ये है कि अगर इस टाइप की ग्रोथ आती रही तो आपका जो कैश जो आपके पास है या जो यूटिलाइजेशन लेवल आप इसमें कर रहे हैं, बाईबैक में भी डाल देंगे, डिविडेंड में भी चला जाएगा, तो आपके पास फिर एक्विजिशन करने के जो फायर पावर है वो चली जाएगी। तो ये थोड़ा सा डिपेंडेंस जो है आपके बिजनेस पे, कोर बिजनेस पे बहुत हाई हो जाएगा। ठीक बात। अच्छा, इस बीच देसाई सर भी जुड़ते हुए, मिलल देसाई जो रिसर्च एनालिस्ट हैं IIFL के। देसाई साहब, ये जिस तरह की गाइडेंस थी और जिस तरह का पहली छमाही का परफॉर्मेंस था, ये तो लाइकली था कि शायद गाइडेंस, क्योंकि बहुत कंजर्वेटिवली गाइड कर रखा था, इसलिए गाइडेंस में उछाल देखने को मिलेगा। ये 8.5 से 9% का आंकड़ा एंटिसिपेट करा था आपने, गाइडेंस को आप कैसे देख रहे हो? नहीं, हमारी तो यही फीलिंग थी कि शायद से जो बॉटम एंड ऑफ द गाइडेंस था उसको थोड़ा बहुत रेज करके 7 to 8% कर देंगे, ना कि पूरा अलग ही बैंड बना देंगे। तो ये काफी एक पॉजिटिव सरप्राइज है। अगर आप देखो लाइक जैसे ओवरऑल रिजल्ट देखें तो कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ बहुत बढ़िया आई है, 2.7। यस, सो वो तो ऑब्वियसली एक ही चीज बताती है कि जो बड़ी बड़ी डील्स उन्होंने लास्ट क्वार्टर में ली, इनटेक हुआ था, तो उसके रिलेटेड भी रैंप अप कॉस्ट है थोड़ा बहुत। एक इशू, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, गाइडेंस बढ़ना एंटिसिपेटेड था, लेकिन ये जो बायबैक का अनाउंसमेंट हुआ, मैं कह रहा था आपसे, अप टू मैक्सिमम प्राइस जो बोल दिया उन्होंने, ये ओपन मार्केट रूट से होने वाला है ये बायबैक पूरा का पूरा। तो ये तो डिसअपॉइंटमेंट भसीन सर, टेंडर ऑफर नहीं है, ओपन मार्केट ऑपरेशन से उठाएंगे ये माल नहीं है। प्रकाश जी, आपको सुनाई दे रहा है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सो ओपन मार्केट का मतलब ये हो गया कि आपके पास कोई एक पर्टिकुलर अश्योरेंस तो नहीं है कि ये किस भाव पे ले जाएंगे। वो तो एक बस भाव को सपोर्ट करते रहेंगे और उसी पे वो एक्शन लेते रहेंगे। पॉइंट इज कि इन्वेस्टर को कितना इससे फायदा होगा, एक्सेप्टेंस कितना होगा, ये और भी अनसर्टन हो जाएगा। तो ये तो मंडे को घुस गया सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो TCS ने आज किया उससे भी थोड़ा सा इसमें ज्यादा ही वो रहेगा आपका मोमेंटम नेगेटिव साइड पे। मिलन में फिर आप तो रिपोर्ट निकालोगे, उसके बाद क्लियर कट व्यू दोगे, लेकिन नंबर्स देख के थोड़ा डिसअपॉइंटेड हो रहा, क्या तगड़ा डिसअपॉइंटमेंट है ये।
चलिए, आप सबका धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। और क्विकली समझा दूं आपको, इंफोसिस के लिए सबसे बड़ी आय का फ्रंट अच्छा है। कांस्टेंट करेंसी में 0.3%, 2.7% की ग्रोथ दी है, अच्छी खासी ट्रैक्शन देखने को मिला है। लेकिन यहां पे भी दिक्कत वही है, जो धंधा लाने की कोशिश हो रही है उसके लिए मार्जिन सैक्रिफाइस करने पड़ रहे हैं, और इनके तो इन्वेस्टमेंट भी तगड़े थे, इसलिए इनके मार्जिन में करीब 3% से ज्यादा का हिट देखने को मिला है, जो बाजार ने बिल्कुल एंटिसिपेट नहीं करा था। दूसरी दिक्कत की बात, हम लोग सब बायबैक का इंतजार कर रहे थे, बायबैक आ गया, उसकी घोषणा कर दी इन्होंने, लेकिन बायबैक में ये टेंडर ऑफर के जरिए नहीं है, यानी कि आप शेयर देंगे कंपनी ले लेगी, ये ओपन मार्केट से खरीदते रहेंगे। एक टाइम फ्रेम दे दिया जाएगा 6 महीने, 8 महीने, 1 साल का, जिसमें ओपन मार्केट से खरीदते रहेंगे, तो भाव को सपोर्ट जरूर कर लेंगे, लेकिन शायद इवेंचुअली इसका फायदा नहीं होना, ये भी एक डिसअपॉइंटमेंट है। और इसीलिए वो गाइडेंस के आंकड़े पे ज्यादा फोकस ना करें। 8.5 से 9% की गाइडेंस की बाजार मान रहा था कि बहुत कंजर्वेटिवली गाइड करा है। ये आंकड़ों के बाद इन्फोसिस मंडे को तगड़ा प्रेशर दिखा सकता है, अब तक के आंकड़े देखकर ये समझ पड़ता है। तो इन्फोसिस एक दूसरा डिसअपॉइंटमेंट आईटी स्पेस से। चलिए